इस तरफ से जाइए सर। नीत्शे और डार्विन की दुनिया में बापू और हल्दानकर। एक बापू ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था, दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया। इससे ज्यादा मेरी इनके लिए और कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज। बोलिए। जन्म देने वाली मां की तरह होकर आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं? फिलोसॉफी के बारे में बात करने आए हो या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए हो? तेलुरु से जो प्राण आपने निकाले हैं उन्हें वापस लौटाइए, यही मांगने आया हूं। क्या कहा? लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लौटते नहीं। अपनी मुट्ठी से मुक्त कर दोगी तो तेलुरु में प्राण वापस आ जाएंगे। यही प्रकृति की शक्ति है। पर तेलुरु के सहारे 2.5 लाख वोटर्स जीते आ रहे हैं, फिर उनके प्राण का क्या होगा? उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही ये प्रपोजल लाया हूं। ऑपोजिशन जब पावर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें? तो फिर एग्जीक्यूटिव होने के नाते खुद से ही एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मैडम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनी सभा आदेश के मुताबिक ही उद्योगियों को काम करना चाहिए। लगता है ये बात भूल गए हो तुम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी सभा आदेश मारण होम का कारण बनता है, तो उद्योगियों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं। हिटलर हो या गांधी, सब जनता की ताकत से ही लीडर बने हैं और जनता मेरे साथ है। जिंदगी और मौत का फर्क पता चलने के बाद जनता जिंदगी को चुनेगी मैडम, आपको नहीं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राष्ट्र में पहली बार कॉप सोसाइटी का निर्माण करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी। असली लोकतंत्र लोकल गवर्नेंस में है, ऐसा लोगों को भाषण दिया करता था। लोगों की जिंदगी संवारने के लिए कम्युनिस्ट झंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद इलेक्शन से पहले ओपोनेंट्स ने डाली हुई घास खाकर आने वाले 5 इलेक्शंस में उसे डिपॉजिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया उन्हीं लोगों ने। इमरजेंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपने दामाद को खो दिया। 13 महीने जेल में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया। उस इंसान का नाम है हनुमंतराव। उनकी बेटी का नाम है विशाखावाणी। पिता की लाश को चिता देते वक्त गर्भिणी थी। उस दिन उसने चिता को आग लगाई, अपने पिता की लाश को नहीं बल्कि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को। उस आग को अपने सीने में रखकर अपने पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखकर जीतते हुए जी रही हूँ आज। मतलब जनता को उल्लू बनाकर जीना ही आपका तंत्र है? एक कार्टूनिस्ट के बनाए हुए एक घटिया कार्टून को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर गुस्से से बॉम्बे से साउथ इंडियंस को मारकर भगाकर प्रजानायक बना और उसके कुछ साल बाद तक नॉर्थ इंडियंस को अपने राज्य से भगाकर राजकीय शक्ति बन चुका था। वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्य की रूलिंग पार्टी है। जाति के नाम पर हमारे देश को अलग अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है। सब्सिडी के जरिए सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रूलिंग पार्टी है। जहां अज्ञान इकट्ठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है। कलेक्टर, मौत क्या है और जिंदगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे। तुम्हारी आंखें गंदी नदी को देख सकती हैं और मेरी आंखें पूरे मैले समुंदर को देख रही हैं। डार्विन के कहने के मुताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है। किसी भी लोकतंत्र में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 80% वोटर अभी भी बंदर हैं। इस होशियार माइनॉरिटी के पास, उस बेवकूफ बंदर के पास एक ही पावर है,
वोट। और ऐसी व्यवस्था से क्या मिलेगा अराजकता के अलावा? उनमें से जो भी उस बंदर को चालाकी से सिखाएगा वही उस पिरामिड पर होगा। और इसीलिए चाहे कोई भी डेमोक्रेसी फंक्शन हो, तुम्हारा जो इशू है उस पर मेरा इक्वेशन सिंपल है। नदी के कारण बाधित हुए लोग केवल 1 लाख हैं और लाभ पाने वाले वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है। यही मेरा हिसाब है एंड इट इज प्योरली डेमोक्रेटिक। इस होल थियरी में आप एक छोटा सा लॉजिक मिस कर गई मैडम। इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है, करेक्ट है, पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ति है, कॉन्शियंस, मनस्साक्षी। आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस्साक्षी। इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे, वरना इसी पहाड़ से नीचे गिरकर चरित्रहीन हो जाएंगे आप, बिल्कुल हिटलर की तरह। एंड बाय द वे, मेरी फिलॉसफी आपके पढ़ी हुई डार्विन नीट्शे नहीं सिखाई हुई है, पर आपको उन परिणामों की खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख रहा हूं। थैंक्स फॉर योर टाइम। अलग अलग करके प्रांतीय पार्टी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार चाल चल रही है। उसका एक भाग ये नया कलेक्टर है जो तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है। इस स्कैम में मुझे फंसाने की कोशिश में वो तुम्हारे पेट पर लात मार रहा है। इस पल से मत्स्य गंधा फिशरीज मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इस कंपनी में हर एक मत्स्यकार एक समान का हिस्सेदार है। विशाखावाणी जिंदाबाद, विशाखावाणी जिंदाबाद। आप गुस्से से रास्ता रोकोगे ये जानते हुए भी आया हूं, क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है। पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है? 40 साल पहले आसानी से यहां मछलियां पकड़ रहे थे, तब तक वो नदी आपकी थी। पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीज पर छोड़ दिया गया, उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई। या फिर मुझे बताइए, आपने इससे क्या पा लिया? एक के काम पर 4 खाते हुए अपनी बढ़ोतरी में आप ही अड़चन बन रहे हो। अपना आलसीपन यहां लेटाकर रखे अपने बच्चों को भी विरासत में दे रहे हो। इस बांध को टूटने से नुकसान आपका नहीं होगा, आपको इस चक्र में फंसाकर आपसे 10 गुना ज्यादा कमाने वाले इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स आपसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविष्य पर सिंहासन डालकर बैठी हुई
वो नियोक्ता है। आपका डर, अज्ञान, मासूमियत, विश्वास ही उसके सिंहासन के 4 पैर हैं। उस सिंहासन को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आज आप सभी को उस कंपनी में भागीदार बनाया गया है, पर उसका लाभ कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यही सच है। इस नदी में क्या हो रहा है आप जानते हो, वो गलत है ये भी जानते हो, पर उस जाल से निकलकर बाहर देखने के लिए डरते हो। किस लिए डरते हो? आखिर किस लिए डरते हो? आलस के लिए या अन्याय के लिए? 100 साल पहले वेंगी राज साम्राज्य को बचाने के लिए ओडिशा से आए वीर हैं तुम्हारे दादा और परदादा। तुम्हारी तरह हर बात और बदलाव के लिए वो तो नहीं डर गए थे ना। एक बार डर नाम के इस बांध को तोड़ कर देखिए, तो सिंहासन के पैर टूटेंगे, इस मां की हथकड़ियां खुल जाएंगी। तेलुरु में एक बार फिर जान आएगी, तुम्हारे साथ साथ उन किसानों को भी जिंदगी मिलेगी। आसानी से मछलियां पकड़ने की शक्ति आप सब में है। कुल वृत्ति के आगे आपके बच्चे भी अपनी शक्ति के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ आया इस नदी के लिए ही नहीं, बल्कि आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य को भी बचाने आया हूं। तो अब रोकोगे या रास्ता दोगे, मर्जी आपकी है, पर आपकी इजाजत के बिना यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा और एक बांध भी नहीं तोड़ूंगा। कलेक्टर, तुमने कितना लिया इनसे? ये नदी हमसे छीन कर तुम उन लोगों को देना चाहते हो क्या? अबे घोंचू, और कितने साल तुम्हारी चलेगी? हाँ, आओ देख लेते हैं। चलो रे, मार देते हैं इन्हें, छोड़ेंगे नहीं किसी को, जान से मार देंगे। छोड़ना नहीं किसी को।
क्या हुआ? इस दुर्घटना में कुल 15 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं। शांति कायम रखने के लिए तेलुरु के ग्राम में और आसपास की जगहों पर 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है। कलेक्टर अभिराम को यूपीएससी बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है। इस संघटना से लेजिस्लेटिव कंट्रोल से एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अलग करने की राय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। प्रजा की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी न रखते हुए गैर जिम्मेदाराना काम कर इस मौत को अंजाम दिया गया है। ऐसा कहकर कलेक्टर अभिराम का कई राजकीय पार्टी के नेताओं ने विरोध किया है। मैंने पहले ही कहा था कि कलेक्टर अभिराम फेल हो जाएगा। He is a failed experiment. केंद्र सरकार ने इस संघटना में तुरंत फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल का आयोजन किया है। तेलुरु स्कैम को कवर अप करने में कलेक्टर अभिराम के पिता का होना भी एक विशेष बात है। अब ट्रिब्यूनल का फैसला क्या होगा, बस इसी का इंतजार है। हेलो। गुस्सा आ रहा है ना? पर मुझे तो तुम पर इस वक्त दया आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी लौट कर वापस आए हैं। तुम्हें जिस परिणाम की खोज है वो तुम्हें जनता में कभी नहीं मिलेगा। इस देश में कोई भी आरोग्य, पढ़ाई, व्यवसाय, पर्यावरण, इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहा है। उनकी सोच सिर्फ जाति मतभेद उस वक्त की जरूरत को पूरी होने तक सीमित है। उनका बदलने का इरादा नहीं है और बदलाव लाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तुमने गुणा को मारा पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जानते हो क्यों? क्योंकि उस बांध पर हजारों गुणा मौजूद हैं। फर्स्ट फेलियर है ना, बहुत दर्द देता है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हर फेलियर हमें असलियत के और करीब ले आता है और व्यवस्था में मिला देता है। हेलो दीदी। अभी पापा अभी तक घर नहीं लौटे, बहुत डर लग रहा है। पापा किसानों के साथ गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। अभी व्हाट्स हैपनिंग? मायरा, डोर लॉक कर लो, किसी को भी आने मत देना। अभी Lock the tractor. Hey, हट जाओ, चलो। रहने दो। रिश्वत लेकर गलत नहीं करूंगा और अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लूंगा। स्टे ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। लेट्स स्पीड अप। देख लो सारे एक्सप्लोसिव सही ढंग से लगे हैं कि नहीं। आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। ओके, जीरो टॉलरेंस। কোনো প্রবলেম হবে না সাহেব, আমি সব দেখে নেব। ओके। पापा, हाँ क्या पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह? हाँ बेटा, ऐसे एक साथ कैसे गिर जाएगी? क्योंकि डायनामाइट्स एक साथ उड़ाएंगे। कितने डायनामाइट्स लगाए हैं? ये क्या मजाक चल रहा है? हमने आपको नोटिस भेजा था, लेकिन बिल्डिंग बनती रही। हमें इसे गिराना होगा सर। अरे छोड़ना। तू किससे बात कर रहा है तुझे पता है? राहुल सेनगुप्ता के साथ। मैं चीफ मिनिस्टर का भतीजा हूँ।
और इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर। आई नो सर। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट द बिल्डिंग टू कम डाउन सर। क्या बात कर रहा है? पूरा बिल्डिंग गिरा देगा? पर ये बिल्डिंग पार्क पर इलीगली बनाई गई है। सुन, तुझे बिल्डिंग में 10 फ्लैट दे दूंगा, छोड़ दे इसे। रिश्वत लेकर गलत नहीं करूंगा। अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लेता। यू हैप्पी? खुश हो ना? रेडी सर। ऑन काउंट 3। नहीं, इवैक्यूएट हो गया ना? 1 ऐसा मत करना। 3 गिनने के बाद दशरथ 3। ट्रिगर। सब लोग ठीक हो? क्या हुआ? ट्रांसफर